नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ाता हूं। और साइंस के अंतर्गत मैंने आपके सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं और ये आपका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसके पहले मैंने आपको आपके सारे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, बायो के 4 चैप्टर, साथ में जो आपके फिजिक्स के कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साथ में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक चैप्टर था लाइट, जिसके जिसके मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड किए। साथ में मैंने एक ऐसा भी वीडियो आपको बना के दिया जिसके अंतर्गत मैंने आपके लिए 50 एमसीक्यू, साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में न्यूमेरिकल लेके आए थे, जो कि आपके पिछले सालों में पूछे गए वो आपके क्वेश्चन थे, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि इस चैप्टर में हमसे क्या क्या पूछता है। ये एक ही वीडियो इसका होगा और ये चैप्टर आपका बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं करूँ एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंतर्गत मैं आपको सारे पीवाईक्यूज करा दूंगा 2018 से 2025 तक के। जिसके बाद क्या होगा, लगभग आपकी जितनी साइंस है, मतलब आपके साइंस के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सारे मैंने आपके लिए करा डालेंगे। इसके साथ ही अगर एक आध चैप्टर जो आपका जैसे कि कह सकता हूँ जो आपका हमारा पर्यावरण वाला यानी कि आवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, मैं उसको भी आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद ये आपकी पूरी साइंस की जो सीरीज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपके लिए पूरे साइंस के यानी कि आपके पूरे साइंस में जितने चैप्टर है सबके एमसीक्यू एक वीडियो में कराऊंगा, जिसमें आपके लगभग 200 से 300 एमसीक्यू होंगे, जिससे आपके लिए एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो भी चैप्टर वाइज। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक वीडियो में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर कह सकता हूं कि एक आपके लिए न्यूमेरिकल की वीडियो होगी। यानी कि 4 वीडियो पूरे साइंस खत्म होने के बाद ऐसी होंगी जिससे आपके पूरे एग्जाम में सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप इजिली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको हमें यहाँ पे क्या है दिख रहा कि चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ इसमें लिमिटेड चीजें, हमें केवल उन्हीं पे फोकस करना है और फिर क्या होगा, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपका लाइट से ही रिलेटेड है, यानी कि लाइट के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी थी उसका कुछ यूज यहाँ पे होगा और ये लाइट का ही पार्ट है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि दृष्टि दोष क्या होती है, जिसके अंदर हम 2 प्रकार के दोष के बारे में बात करेंगे। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, साथ में हम ये जानेंगे कि ये क्यों होता है, साथ में इसका क्या उपाय होता है। तीसरी चीज कि प्रिज्म में आपने प्रिज्म को देखा होगा और प्रिज्म के अंदर जब प्रकाश जाता है तो किस प्रकार की प्रोसेस होती है या किस प्रकार का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन जो है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि ये जो चैप्टर है ये आपसे आपका लाइट से रिलेटेड है। अगर आपने लाइट नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करके दूं। इसके बाद एक आता है वर्ड विक्षेपण, छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है। थोड़ा सा हमें इंद्रधनुष के बारे में जानना होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर हम ये देखेंगे कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों होता है, हमारा ये जो सिग्नल होता है वहां पे हमें लाल कलर की लाइट क्यों दिखती है कोहरे में, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। छोटा सा आपका ये चैप्टर है, आपको एक वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर को एक ही वीडियो में आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करके देना है। तो पहले हम यहाँ पे मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और मानव नेत्र होता क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा, मानव नेत्र का आपको यहाँ पे फिगर दिखेगा और जिसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि मानव नेत्र आपका क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज के अंदर, ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिख रही है ये फ्रंट से हमारी आंखों की कह सकता हूं कि इमेज नहीं है, ये बिल्कुल आपको साइड से ये इमेज लिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं हम इस तरीके से खड़े होंगे तो हमारे आंख कुछ इसी प्रकार से दिखेगी। तो आपको ये इमेज यहाँ पे दिख रही होगी और आपको भी पता है कि आंख हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कह सकता हूं जैसे मैं आपको फ्रंट देख रहा तो ये इस प्रकार की इमेज नहीं है। अगर मैं इस तरीके से खड़ा होता हूं तो हमारे इस साइड से जो आंख का व्यू आता है वही आपका ये इमेज में दिखाया गया।
अब हम ये यहाँ पे देखेंगे कि इस आंख के अंदर कई ऐसी सारी चीजें हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मानव नेत्र हम कहते किसे हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मानव नेत्र एक संवेदनशील एवं जटिल प्रकाश संवेदन अंग है। क्या हुआ इसका मतलब कि ये जो नेत्र हमारा है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या होता है प्रकाश हमारा एंटर करता है और हमें क्या होता है ये जैसा कि मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था कि किस प्रकार से आता है, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में जाता है और हमें किसी भी चीज कोई भी चीज को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद क्या बोला, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं वस्तुओं को देख पाते हैं। ये आपको पता है, सिंपल सी चीज है। ये क्या करता है एक कैमरे की तरह काम करता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद क्या बोला, जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है तो इसके अंदर एक प्रकार का लेंस होता है और वो लेंस कहाँ है आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। ये क्या है, एक लेंस है। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या आपको यहाँ पे लेंस दिख रहा होगा, तो याद रखिएगा इसके अंदर एक प्रकार का लेंस होता है। सबसे पहले प्रकाश यहाँ आगे एक कार्निया वाला पार्ट होता है उसके अंदर जाता है, फिर हमारे यहाँ पुतली के अंदर एंटर करता है, फिर ये लेंस से होते हुए आगे बढ़ता है। किस प्रकार से होता है वो सारी प्रक्रिया को अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम तब तक मानव नेत्र को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो ये क्या होता है लेंस के द्वारा, बोल रहा है कि लेंस के द्वारा क्या होता है अपवर्तित होता है और ये फिर रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या बोल रहा है कि जो आंख है हमारी वो रेटिना पर इमेज को बनाता है। वो भी किस प्रकार से बनाता है, कह सकता हूं इन्वर्टेड साथ में वास्तविक। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है कि जो हमारे नेत्र है वो रेटिना पे किस प्रकार की इमेज को बनाता है। और मैंने आपको अभी लाइट वाले चैप्टर में बताया था, जितनी चीजें मैंने आपको बताई कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि 2018 से 2025 के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीजों में आपसे वही बातें पूछी गई हैं बार बार। तो इसीलिए जितना कह रहा वो आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो इमेज होती है वो किस प्रकार की बनती है, रेटिना पर हमारी उल्टा यानी कि इन्वर्टेड, साथ में कैसे बनती है रियल बनती है। तो याद रखिएगा रेटिना पे इन्वर्टेड, कैसी आपकी इन्वर्टेड, साथ में और रियल इमेज आपकी बनती है रेटिना पे। याद रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है। ये एमसीक्यू भी है आपके लिए कि जो रेटिना पर इमेज आपका किस प्रकार का बनता है। तो आपको याद रखना है इन्वर्टेड यानी उल्टा, साथ में रियल बनता है। और आपको ये मैंने बताया कि ये हमारे आंख का इमेज है जो कि हमारे साइड से लिया गया है कुछ इस प्रकार। मेरी आंख का नहीं है, ये आंख की इमेज है। तो आप इस चीज को याद रखिए, ये साइड से, फ्रंट से ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे आंख की इमेज दिख गई, तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इस चीज को आप लोग यहाँ पे इस स्लाइड में याद रखिएगा। साथ में आंख जो होता है वो हमारा कैमरे की तरह काम करता है। ये एक प्रकार का संवेदी अंग है, एक प्रकार से कह सकता हूँ ये ज्ञानेंद्रीय अंग भी है। ज्ञानेंद्रीय का मतलब वो एब्जॉर्ब करता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको आंख के बारे में समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर दे रहा और उसके बाद मैं आपको समझा रहा कि ये जो हमारी आंख है इसके कई सारे पार्ट होते हैं, उसको मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर ये जो मानव नेत्र है हमारा मानव नेत्र, इसके अंदर कई सारी आपकी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। इसको हम बोलेंगे दृढ़, क्या होता है ये, दृढ़ फिर पटल। होता क्या है, एक तरीके से हमारी जो आंख यहाँ पे है सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है उसी को हम लोग यहाँ पे दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। ये जो आपको ऊपर वाली लेयर दिख रही होगी, बिल्कुल मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। ये क्या आपको ये जो ऊपर वाली बिल्कुल लेयर दिख रही व्हाइट कलर की यहाँ पे, यही क्या है, ये आपका दृढ़ पटल है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या है, दृढ़ पटल। दूसरा क्या इसके अंदर होता है, दूसरे वाले को हम कहते हैं कोराइड। क्या कहते हैं, कोराइड के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो दूसरा क्या है, कोराइड। ये एक प्रकार की कह सकता हूँ झिल्लियां होती हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। तीसरा जो होता है ये होता है रेटिना, और रेटिना भी कह सकता हूँ एक प्रकार की क्या होती है, झिल्ली होती है। तो यहाँ पे आपको मैंने 3 प्रकार की लेयर बता दी, झिल्लियां बता दी। पहला की दृढ़ पटल, दूसरा कोराइड, तीसरा रेटिना। ये आपको याद रखना है। अभी मैं इसके बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा कि किसका क्या काम होता है। यहाँ पे आपको 3 लेयर दिख रही होंगी, एक ऊपर व्हाइट कलर की और बीच में आपको हल्के रेड कलर की एक झिल्ली दिख रही होगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बीच में दिख रही।
इसके अलावा ये जो येलो कलर की दिख रही है ये आपका क्या हो गया, रेटिना हो गया। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद और क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे आंखों के अंदर कह सकता हूं, जब हमारी आंखों के अंदर क्या होता है, सबसे आगे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉर्निया के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो क्या है आपके लिए कॉर्निया? कॉर्निया क्या होता है, ये एक ऐसा हमारे आंखों में पार्ट होता है जिसके अंदर सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, एंटर करता है, और यहीं से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन कैसे होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, प्रकाश का 80% कह सकता हूं कि जो अपवर्तन होता है यहीं पे होता है, और बाकी लेंस भी करता है, वो 20% करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कह सकता हूं कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो आपका कॉर्निया के द्वारा होता है। इसके बाद जो अगली चीज है यहाँ पे वो होती है हमारे आंखों के अंदर, कह सकता हूं कि पुतली, या फिर एक तरीके से इसका नाम है पुतली, या फिर इसको प्यूपिल्स भी कहते हैं। क्या होता है मैं भी आपको बता रहा, दिखा भी रहा, और साथ में एक होता है आइरिस। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बता दिया, कॉर्निया, पुतली, साथ में आइरिस। आपको यहाँ याद रखना है, मैं आपको थोड़ा सा पुतली के बारे में यहाँ पे दिखा दे रहा। अब आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा प्यूपिल, आपको ये जो आंख दिख रही पूरी ये वाली, ये कुछ इस तरीके से आंख दिख रही। अब ये आंख का कलर जो होता है वो लोगों का अलग अलग कलर का होता है। तो किसी का ब्राउन होगा, किसी का कह सकता हूँ हल्का ब्लू टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, ब्लैक होता है। तो आपको ये जो साइड वाली चीजें दिख रही, यानी कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है इसको नहीं कह रहा, ये जो बिल्कुल साइड साइड का है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। और बीच वाला ये जो मैंने सर्कल किया है ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपने देखा होगा बिल्कुल ब्लैक कलर का होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल के नाम से जानते हैं, कह सकता हूँ पुतली के नाम से जानते हैं। इसका क्या खासियत होता है, जैसे ही प्रकाश, ये जब प्रकाश के अंदर होगा, यानी कि खूब तेज लाइट में, तो ये जो आइरिस होता है ये पुतली को थोड़ा सा कह सकता हूँ शटर की तरह दबा देता है, यानी कि ढक लेता है। जब हम प्रकाश यानी कि ज्यादा लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सी कह सकता हूँ कि ज्यादा उतनी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो हमारी आंखें थोड़ी सी कह सकता हूँ कि दब सी जाती है। जैसे हम यहाँ पे, अब देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइट में अगर मैं इसको बंद कर दूं तो हमारी आंखें क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आराम से ये फैल जाती है। यानी ये काम कौन करता है, ये पुतली है, पुतली के ऊपर ये जो आइरिस होता है यही ये काम करता है, एज अ शटर की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि कॉर्निया बता दिया, पुतली बता दिया, आइरिस बता दिया। इसके बाद इसके अंदर एक प्रकार का कह सकता हूँ कि लेंस होता है, जो कि कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, लेंस हो गया। इसके बाद इसमें दो प्रकार के द्रव भी पाए जाते हैं। द्रव का मतलब लिक्विड होता है। एक जो लिक्विड होगा वो कहाँ पाया जाता है, कह सकता हूँ इस यहाँ पे हमें ये देखिएगा, एक ये जो है कह सकता हूँ ये जो आगे आपको दिख रहा है ये लिक्विड है, इसको हम लोग जलीय द्रव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जलीय द्रव, जलीय द्रव। और एक और पाया जाता है कहाँ पे, ये जो बिल्कुल बीच वाला जो आपको पार्ट दिख रहा ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं आपका जस्ट एक मिनट, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं काचाप द्रव या फिर कांच द्रव के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अभी एक एक करके सारी चीजों को मैं आपको बता रहा। तो ये कांच द्रव, ये क्या हुआ, जलीय द्रव। तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। साथ में आई के अंदर कह सकता हूँ आंख के अंदर और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है। जैसे एक होता है अंध बिंदु होता है, एक होता है पित्त बिंदु होता है, एक सिरा होती है। तो इन सारी चीजों को हमें अभी क्या करना है, एक एक करके देखना है। उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। बाकी मैं इस चीज को इरेज कर दे रहा। अभी मुझे ये आंख का जो फिगर है इसको फिर से समझाना है, तो मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा इस चीज को। तो उम्मीद है यहाँ तक अभी आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंख के जितने भी पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हो पार्ट ऑफ आईज जितने भी हैं, हम उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मैं आपको समझाते चलूंगा और आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो पहला आपको यहाँ पे क्या पार्ट 1 में क्या लिखा गया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या है, हेडिंग है आपके, बोल रहा है कि मानव नेत्र के जो मुख्य भाग है वो कौन कौन से है। तो पहला है आपका कॉर्निया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कह सकता हूँ बॉक्स में बंद करके आपको दिखा दे रहा है। ये आपके लिए हेडिंग है जिसका नाम है कॉर्निया। होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, कॉर्निया हमारे आंख का सबसे आगे वाला पार्ट होता है, जहां पे होता क्या है, सबसे पहले प्रकाश आपका एंटर करता है
और यहीं से प्रकाश का सबसे ज्यादा कह सकता हूं अपवर्तन होता है। यहीं पे आपका कह सकता हूं प्रकाश सबसे ज्यादा आपका मुड़ता है। तो इस चीज को आपको याद रखनी है। जस्ट एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपको बता दे रहा। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, कॉर्निया हमारे आंखों का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे सबसे पहले क्या होता है, हमारी प्रकाश एंटर करती है। और यहीं पे सबसे ज्यादा आपका प्रकाश का क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपवर्तन होता है। तो इस चीज को याद रखिए। एक और चीज क्या होता है, जैसे ये क्या हुआ, हमारे कॉर्निया जो आपकी होती है ये आगे लगी होती है। जैसे ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये क्या करता है, जैसे ही जर्म्स आ गया, कोई धूल कण हो गया, तो इसको आंखों के अंदर जाने से आपका बचाता है। तो यही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है। क्या लिखी है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पढ़ के इसको बता दे रहा, जो बताया वही चीज है। बोला कि यह आंख के सामने की तरफ पारदर्शी, साथ में गोलाई के लिए पतली झिल्ली होती है। प्रकाश का सबसे पहले इसी से आंख के अंदर प्रवेश करता है और साथ में यह प्रकाश को मोड़ने में मदद करता है। और क्या है इसके अंदर, मैं अलग से थोड़ा सा लिख दे रहा, ये हमारी आंखों की रक्षा करता है। किससे, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी रक्षा करता है किस चीज से, धूल कण से। तो ये किससे करता है, धूल और कण से। तो याद रखिए धूल कण से करता है। साथ में सबसे पहले प्रकाश कहाँ एंटर करता है, इस चीज को सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको लिखा था। सबसे पहले यही हमारे प्रकाश क्या होता है, यहीं से आंख के अंदर जाता है। और कितना जाता है, लगभग 80% आंखों के अंदर प्रकाश यहीं से जाता है। और ये प्रकाश का क्या करवाता है, रिफ्रैक्शन करवाता है, अपवर्तन कराता है। तो आपको ये याद रखना है, कॉर्निया क्या होती है, ये आंख के सबसे सामने पाई जाती है। ये क्या करता है, यहां से आंख के अंदर सबसे पहले प्रकाश हमारी जाती है। यानी कि आंखों के अंदर प्रकाश का सबसे पहले कह सकता हूं जो प्रवेश होता है वो कॉर्निया के द्वारा होता है। यहीं से प्रकाश का 80% लगभग प्रकाश का अपवर्तन होता है और वो लेंस, फिर बाकी 20% लेंस के थ्रू होता है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये जो आपको आगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर में दिखा दे रहा, कॉर्निया कहाँ पे आपका, यहाँ पे अलग से फिगर ऐड नहीं है, तो मैं आपको इसी फिगर के थ्रू सारी चीजें समझा दूंगा। तो ये जो आपको आगे निकला उभरा हुआ जो पार्ट दिख रहा है, यही आपका क्या है, ये आपका कह सकता हूं कि कॉर्निया है। ये जो आपको आगे निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका कॉर्निया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये जो आपको आगे उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, यही आपका क्या है, कॉर्निया है। इससे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि कॉर्निया किसे कहते हैं। सेम इसी तरीके से मैं सारी पार्ट को आपको बता दे रहा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बनते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारी चीजों के बारे में जब जानते रहेंगे। ह्यूमन आई का एक फिगर बनाएंगे, और आपको ह्यूमन आई क्या है, एक प्रकार के संवेदी अंग है जो प्रकाश की ग्राही अंग है, ऐसे भी कह सकता हूँ। साथ में ये प्रकाश को एंटर करवाता है, फिर लेंस के द्वारा प्रकाश जो इमेज होती है वस्तु की या किसी चीज की जो इमेज होती है वो हमारी रेटिना पे बनती है। साथ में और क्या होता है, उल्टा, साथ में एक चीज और उल्टा बनती है, साथ में वास्तविक बनती है, रियल, और कह सकता हूं कि इन्वर्टेड बनती है। फिर इसके बाद उसके भाग लिखेंगे। कॉर्निया हो गया, कॉर्निया में क्या होता है सर, ये हमारी आंखों के सबसे सामने पाया जाता है, यहीं से प्रकाश का प्रवेश होता है। प्रकाश का 80% लगभग अपवर्तन यहीं से होता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे रख दीजिए, लिख दीजिएगा। और ये हमारे धूल कणों से रक्षा करता है। आइरिस को मैंने फिगर में दिखा दिया। इसके आगे यहाँ पे आपको पुतली यानी कि प्यूपिल लिखी हुई दिख रही होगी, ये इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, ये एक प्रकार से कह सकता हूं ना कि हाँ, मैं इस चीज को क्या बोला कि अभी ये शटर की तरह हेल्प करता है, किसकी, पुतली को। जब ये धूप के अंदर, पुतली की एक प्रकार की विशेषता होती है, जब वो धूप के अंदर जाती है तो वो छोटी हो जाती है, और जब वो कह सकता हूँ नॉर्मल लाइट में होगी या अंधेरे में तो वो पूरी तरीके से फैल जाती है। तो और उसको कौन ऐसा काम करने को करता है, तो ये आपका आइरिस इस चीज को काम करवाता है। याद रखिएगा, ये आइरिस इस प्रकार का काम करवाता है। तो देखिएगा, आप आगे पीछे भी सारी चीजों को लिख सकते हो। बोला यह एक रंगीन हिस्सा है, यानी कि जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया, ये कैसा है, रंगीन हिस्सा। और हमारी आंखें काली, भूरी आदि रंग की इसी के कारण दिखती है। ये मैंने पहले ही बता दिया। आइरिस क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। वेरी वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट
जरूरी है आपके लिए, याद रखिएगा। और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को तय करता है कि किस प्रकार से कितना हमारे अंदर से प्रकाश आपका एंटर करेगा। ठीक है, इस सारी चीजों को आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पहले ही आपको बता रखा है। यानी कि अब आगे हम यहाँ पे प्यूपिल को देखते हैं, क्या होता है ये पुतली क्या होती है, सिंपल सी। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि वो आइरिस क्या करता है, पुतली को एक शटर की तरह काम करता है, उसको बंद और खोलने में आपका हेल्प करता है। कौन करता है, पुतली आइरिस करता है। तो आप इस चीज को याद रखिए। तीसरा है पुतली, बोला यह आइरिस के बीच बनी हुई काली गोल छेद जैसी संरचना है। इस चीज को याद रखिएगा। इसका काम है आंख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तेज रोशनी में छोटी यानी संकुचित हो जाती है और कम रोशनी में बड़ी हो जाती है। मैंने आपको ये समझा दिया। इसके बाद लेंस है। अब हम इस लेंस के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से देख लेते हैं ध्यान से, ये होता क्या है और ये इसका फिगर कहाँ है। आपको यहाँ पे इमेज के अंदर एक चीज दिख रही होगी, क्या देखिएगा, यहाँ पे आपको इमेज के अंदर एक लेंस दिख रहा होगा। कहाँ पे, ध्यान से इस चीज को देखिए। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा और इसके बाद क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा लेंस को पहले समझा दूंगा, फिर क्या होगा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको समझना है, फिर आपको क्या लिखा है वही चीजें आपको देखनी है। आप एग्जाम में उसी तरीके से लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये आपका आगे हो गया, कह सकता हूं कि कार्निया हो गया। यहाँ पे आपको एक पुतली और इसी के ऊपर आपको, ये तो साइड से भी हुआ, यानी कि यहीं पे आपका पुतली और साथ में आइरिस पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो व्हाइट वाला आपको पोर्शन यहाँ पे दिख रहा, यही क्या है आपका लेंस है। और एक तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ाया था, तो ये कुछ उसी प्रकार से आपका है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये जो आपको दिख रहा होगा यही क्या आपका लेंस है। तो इस चीज को याद रखना है कि ये आपको व्हाइट सा जो दिख रहा है यही क्या आपका लेंस है। ये क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन कराता है, ये आपका क्या है लेंस है। और कैसा लेंस है, वो भी उत्तल लेंस है। इस चीज को आपको याद रखना है कि मानव के अंदर कौन सी लेंस पाया जाता है। एक और चीज, लेंस के अंदर एक प्रकार की कह सकता हूं ना, यहाँ ऊपर ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्या मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा और साथ में ये वाला जो कह सकता हूं पार्ट दिख रहा, इसको हम क्या, ये एक प्रकार की ऐसी कोशिका होती है जो क्या करता है, ये जो कोशिका है इस लेंस को कह सकता हूं कि चौड़ा भी कर सकता है। यानी कि ये अगर मान लीजिए इस तरीके से और ये ऊपर से जब दबाव पड़ेगा तो ये जो लेंस है ना कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, ऐसा होता है इसके अंदर। अगर ये क्या हुआ, थोड़ा सा कह सकता हूं कि अगर मान लो यहाँ पे इसके ऊपर दबाव ना पड़े तो ये थोड़ा सा लंबा टाइप का हो जाता है। क्यों, एक चीज याद रखिए, जब हमें कोई चीजें पास से देखनी होती है तो हमारी आंखों पे ज्यादा दबाव पड़ता है। तो ये जो यहाँ की कोशिकाएं होती है, आपको ये जो दिख रहा, ये कोशिकाएं क्या करते हैं, इस लेंस को दबा देती हैं, ये चौड़ा हो जाता है। तो याद रखिएगा। अब आपको पता है कि ये लेंस है तो इसके पीछे आपका फोकस भी होगा। तो क्या होता है, जब ऐसे चौड़ा हो जाएगा, कब, जब वस्तु आपका पास होगी, साथ में अगर, या फिर आप कह सकता हूं कि किसी भी ज्यादा प्रकाश वाले एरिया में होगे तो आपकी आंखों पे दबाव पड़ेगा। ये जो हमारी कह सकता हूं यहाँ पे कोशिका है, ये इसको दबाएगी तो यहाँ की जो फोकस दूरी है वो आपका कम हो जाता है। और अगर क्या होता है यहाँ पे, ये जैसे रिलैक्स है, यानी कि मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइट में हूं तो मेरी आंखें क्या है, वहां पे कोशिकाएं इस पे दबाव नहीं बना रही, तो ये आपका देखिए उस चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी फोकस दूरी है वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ज्यादा खेल होता है वो किसका होता है, कोशिका का होता है। इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो लेंस के बारे में यही सारी चीजें हैं, मैं आपको क्लियर समझा दे रहा, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जो मैंने समझाया वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, और बाकी जो चीजें लिखी है मैं आपको समझा दे रहा, ध्यान से देखिएगा। लेंस अब क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि लेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लेंस, आई लेंस के बारे में बात कर रहा कि ये कैसा होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा गया है, पहले आपसे भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल है। आगे क्या बोला, ये फ्लेक्सिबल होता है। मैंने अभी क्या आपको बताया, एक ऐसा होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब जब ये प्रकाश इसके ऊपर क्या होता है, वो जो कोशिका है वो आपका दबाव बनाएगी तो ये चौड़ा हो जाता है। जब ये रिलैक्स मोड में आएगा तो ये फैल जाता है। तो फ्लेक्सिबल है तभी ऐसा हो रहा,
तो वही चीज आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो लेंस होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और यह अपना आकार क्या करता है, बदल सकता है, ये अपने आकार को चेंज कर सकता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। आगे क्या बोल रहा, इसका काम है प्रकाश को रेटिना पर सही ढंग से फोकस करना। ये चीज आपको याद रखना है, यहीं से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ज्यादातर चीजें हमें इसके बारे में याद रखनी होती है। इसकी जो मैं आपको मांसपेशी बता रहा था, जो मैं आपको कोशिका बता रहा था, तो वही क्या है, उसका नाम क्या है आपको याद रखना है, सिलियरी मांसपेशियां। ये क्या करती है, लेंस की मोटाई को, इंपॉर्टेंट क्या चीज, ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो हमारे आंखों की लेंस की मोटाई को बदलकर दूर और पास की वस्तु को देखने में मदद करती है। याद रखिएगा, नाम है सिलियरी मांसपेशियां। ये कहाँ पाई जा रही थी, आपको मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा लेंस है, तो यहाँ इस वाले पार्ट में आपको जो बना हुआ ये वाला पार्ट दिख रहा, यही क्या है, सिलियरी मांसपेशियां। ये क्या करता है, लेंस के आकार को बदलता रहता है। चौड़ा हो जाएगा तो इधर पीछे की आपकी कह सकते हैं जो फोकस दूरी है ये कम हो गया, और एक और तरीके से अगर ये रिलैक्स मोड में है तो फोकस दूरी आपकी बढ़ जाती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और क्या यहाँ पे आपको लेंस में क्या क्या समझ में आ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा एक बार, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये आपका लेंस हो गया, बोला कि लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, साथ में ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि ये आपका लचीला होता है। साथ में यहाँ पे लिखा कि ये अपने आकार को चेंज कर सकता है जब फ्लेक्सिबल है तो। और साथ में इसका काम क्या होता है, रेटिना को सही ढंग से, मतलब प्रकाश जैसे एंटर करेगा उसको क्या करे, सही ढंग से रेटिना पे पहुंचाएगा और फोकस दूरी के हिसाब से अपना इमेज बन जाता है। इसके बाद इसके अंदर सिलियरी मांसपेशियां पाई जाती जो इसके आकार को परिवर्तन करने में मदद करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। 4 चीजें हो गई, मैंने किनके बारे में, कॉर्निया के बारे में बता दिया, आइरिस के बारे में बता दिया, प्यूपिल के बारे में बता दिया, साथ में लेंस के बारे में बता दिया। अभी हमें और भी थोड़ी सी चीजें यहाँ आंख के जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ना है। ये जो सिलियरी मांसपेशियां, इस चीज को देख लीजिए, वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इस चीज को देख लीजिएगा। क्या बोल रहा कि ये लेंस की मोटाई को नियंत्रित करता है, साथ में पास की वस्तु को देखने के लिए लेंस को मोटा कर देगा। मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैं क्या करूं, किसी चीज को अपनी आंख के पास बहुत पास रख लेता हूं, तो मुझे क्या है उस पर अपनी आंखों के द्वारा कह सकता हूं ज्यादा पावर लगा करके देखनी पड़ती है। यानी कि इसका हमें क्या करना होगा, इसको ज्यादा पास से देखना पड़ेगा तो मेरी आंखों पे दबाव पड़ेगा, और दबाव कौन डालता है, तो वो सिलियरी मांसपेशियां ही डालता है, और वो क्या करता है, लेंस के आकार को चेंज कर देता है। जब पास होगी वस्तु, मैं काफी ज्यादा लाइट के अंदर होगा, यानी कि ज्यादा मैं प्रकाश के अंदर, तो मेरी आंखों पे सिलियरी मांसपेशियां क्या करेगी, दबाव बनाएगी, और दबाव बनने की वजह से ऐसा क्या होगा कि मुझे क्या होगा, हमारी जो लेंस होगा वो मोटा हो जाएगा। और जब हमारी कह सकता हूं कि एक तरीके से ये जो कह सकता हूं हम जब रिलैक्स मोड में हो, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल हो, तो हमें क्या होता है, वहां पे हमारी आंखों के ऊपर दबाव नहीं बनेगा, सिलियरी मांसपेशियां दबाव नहीं बनाती हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा लेंस पतला होता है। इसी को हम लोग अभी आगे आपको पढ़ेंगे कि इसको एकोमोडेशन क्या कहते हैं, मतलब ये प्रोसेस अभी हम यहाँ पे आगे हमें अभी ये पढ़ना है, तो इस चीज को याद रखें। सिलियरी मांसपेशिया का आपको काम समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला आपका है वो क्या है, आपका है रेटिना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेटिना। मैंने आपको बताया कि एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, जो कह सकता हूं कि परत होती है। सबसे ऊपर आपका दृढ़ पटल, बीच में आपका कोराइड, और सबसे नीचे आपका जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं एक तरीके से बता दे रहा, मान लीजिए मैंने तो आपको यहाँ पे फिगर में भी बता दिया, बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। हाँ, ये जो बिल्कुल कह सकता हूं, ये जो बिल्कुल लास्ट वाली येलो कलर की आपको यहाँ पे दिख रही होगी, येलो कलर की ये वाली, इसी को हम लोग क्या रेटिना के नाम से जानते हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका रेटिना। तो रेटिना क्या बोल रहा है कि रेटिना क्या होता है, एक प्रकार की परत होती है, एक प्रकार की झिल्ली होती है। जो क्या होता है, यहाँ पे जो रेटिना होता है, रेटिना के पास क्या होता है, इमेज बनती है। आप इस चीज को याद रखिएगा। तो बोला कि आंख के अंदर सबसे पीछे की परत है, सबसे लास्ट वाली जो परत है, इसमें प्रकाश संवेदन कोशिकाएं होती हैं, जिनका 2 नाम है, एक होता है रॉड्स और दूसरा कोन्स। इस चीज को याद रखिए। यहीं पे क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। सिंपल सा है रेटिना। और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपको याद रखना है, उल्टा बनता है, साथ में आपका वास्तविक बनता है। याद रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स।
इस चीज को ध्यान दीजिए। ये क्या है आपका हेडिंग, ये है ऑप्टिकल नॉब्स। मैं आपको समझा दे रहा, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ फिगर में इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, याद रखिए, इसको हम कहते हैं प्रकाश सिरा। होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं आपको समझा दे रहा, प्रकाश सिरा क्या होता है। इसको हिंदी में ऑप्टिकल नॉब्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश सिरा। होता क्या है, या रेटिना पर बने प्रतिबिंब को, यानी कि हमारा जो रेटिना पे इमेज बनता है वो वास्तविक तो बनता है साथ में, लेकिन क्या होता है, उल्टा बनता है। तो हमें किसी भी चीज की इमेज सीधी कैसे दिखाई देगी, तो याद रखिए प्रकाश सिराएं जो होती हैं, कह सकता हूं एक प्रकार से केबल जैसी होती, तार जैसी होती हैं, जो कि जुड़ी होती हैं कुछ कह सकता हूं कि रेटिना के थ्रू, और वहीं से ये जैसे तार की तरह निकला होगा और हमारे ब्रेन से जुड़ा होगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वहां से सिग्नल को लेके जाता है और हमारे प्रतिबिंब को ब्रेन को पहुंचाता है, जिसके बाद हमें क्या होता है, एक तरीके से कह सकता हूँ सीधा हमें क्या होता है, इमेज आपको दिखेगा। तो यही बोला कि यह रेटिना पर बने प्रतिबिंब को, वो भी कैसे, उल्टा और साथ में इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड एंड कह सकता हूं जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको क्या करता है, मस्तिष्क के द्वारा सीधा बनाता है। तो याद रखिए, विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क इसे कैसा दिखता है, सीधा और अर्थपूर्ण दिखता है। मैं इसको प्रकाशिक सिरा के बारे में आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू थोड़ा सा दिखा देता हूं, जिससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पीछे रेटिना दिख रही होगी, और ये आपको निकला हुआ ये वाला जो पार्ट दिख रहा, ये वाला, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग प्रकाशिक सिरा के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया प्रकाशिक सिरा। ये रेटिना पर बने उल्टे वास्तविक प्रतिबिंब को एक कह सकता हूं कि विद्युत संकेतों के माध्यम से, इंपल्स के माध्यम से, मैंने जो आपको पढ़ाया था, इंपल्स पढ़ाया था ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, उसकी हेल्प से क्या करता है, ब्रेन तक लेके जाता है, और वहां पे हमारा जो इमेज होता है वो कैसा बनेगा, आपका सीधा बनने लगता है। तो ये सारी चीजें आप प्रकाश सिरा को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश सिरा क्या होता है। तो यहाँ मैंने आपको 7 इसके पार्ट बता दिए, कौन कौन सा, प्रकाशिक सिरा या प्रकाश सिरा। अब इसके बाद कुछ और पार्ट बचे, मैं उसको बता दे रहा, और आपको ये क्या होगा, समझ में आ जाएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं, ये आपका हेडिंग है क्या, एक्वस ह्यूमर। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, मैंने अभी आपको जो बताया कि जली द्रव के नाम से जानते हैं, और जो विट्रियस ह्यूमर है, इसको हम लोग कह सकता हूँ कि कांच द्रव के नाम से जानते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा हिंदी लिख दे रहा, और आपको क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा। तो इसका नाम है कांच द्रव, और दूसरा क्या है, सॉरी हाँ, ये कांच द्रव हो गया, और ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे जलीय द्रव। ये जलीय द्रव आपको हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कार्निया और लेंस के बीच पाया जाता है। साथ में बोला कि नेत्र गोलक का आकार बनाए रखने के लिए क्या होता है, हेल्प करता है, और अंदर दाब को संतुलित करता है। एक और चीज, ये हमें क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे लेंस उनसे इन सारी चीजों को जिंदा रहने के, या फिर कह सकता हूँ काम करने के लिए भोजन जैसी सारी चीजें चाहिए। ऐसा होता, मतलब भोजन तो नहीं चाहिए, लेकिन कह सकता हूँ एक प्रकार से पोषण चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है, कौन, एक्वस ह्यूमर। और साथ में ये विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है, और ये तो जल जैसा पाया जाता है, यानी कि जल के समान, लेकिन ये कैसा होता है, झील जैसा होता है, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इस चीज को याद रखिए, कहाँ पाया जाता है, मैं अभी आपको फिगर में दिखा दे रहा। तो ये लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है। ये क्या करता है, आंख के आकार को बनाए रखता है। अगर उसके अंदर ये नहीं पाया जाए, तो जैसे मैं ये कहूँ कि बॉल है, बॉल के अंदर अगर मान लीजिए कुछ भरा है, तो वो नहीं दबेगा। अगर लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं, आप जब दबाओगे तो वो क्या होगा, दब जाएगा। सेम वही चीजें आपके आंख के साथ भी होती है। तो जलीय द्रव, और कह सकता हूँ ये जो कांच द्रव है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा क्या होता है, यहाँ पे इमेज के थ्रू आपको बता दे रहा। हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इमेज के थ्रू दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको पूरी तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका कॉर्निया हो गया। ये जो बीच में आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, कहाँ पे, मैं थोड़ा सा बना के इसको दिखा दे रहा। ये जो आपको यहाँ पे बीच में ब्लू कलर का दिख रहा है, यही क्या है, आपका एक्वस ह्यूमर, यानी कि जलीय द्रव है। इसको क्या बोलेंगे, ये आपका जलीय द्रव, ये आपका जलीय द्रव हो गया। और ये जो बीच में आपको दिख रहा क्या,
यहाँ पे आपको बीच में ये चीजें दिख रही होंगी, ध्यान से देखिए। ये वाला जो ये इसमें क्या है, इसमें आपका कांच द्रव आपका भरा हुआ है, जो क्या करता है, इस आंख को, इस नेत्र गोलक को कह सकता हूं कि आकार और संरचना प्रदान करता है। तो ये क्या है आपका कांच द्रव, कांच द्रव। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये आपका कांच द्रव हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका जलीय द्रव हो जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। एक और चीज थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसका जो कह सकता हूं अपवर्तनांक होता है दोनों का, वो कितना होता है 1.336। इस चीज को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। इसके बाद और भी इसके कुछ पार्ट्स है, उसको हम देख लेते हैं। वो कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। यहां तक हमने इसके 9 पार्ट देख लिए, अब 2 और आपका यहाँ पे दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये कोराइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता दे रहा। कोराइड क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। बोला कि स्कैलरा और रेटिना के बीच की परत क्या होती है। स्कैलरा कौन सा, वही जो दृढ़ पटल ऊपर से है, उसी को बोल रहा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रेटिना के बीच की परत है, इसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो आंख को पोषण देती है। कोराइड आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आंख के सारे पार्ट्स को बता दिया। मैंने आपको बताया कि आंख के सारे पार्ट्स कितने कितने थे, मैंने टोटल 10 के नाम बताया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा। यानी कि कॉर्निया आंख का सबसे आगे भाग, जहां पे प्रकाश एंटर करता है, सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन यहीं पे होता है, इस चीज को याद रखना है। रक्षा करता है धूल कणों से। आइरिस क्या होता है, रंगीन हिस्सा होता है, जो क्या करता है पुतली को कह सकता है एक प्रकार से संतुलित बैलेंस करता है। साथ में प्रकाश कैसे कितनी मात्रा में होता है उसको ये भी नियंत्रित करता है। पुतली भी आपकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी एक विशेषता होती है कि ये जब कह सकता हूं कि ज्यादा प्रकाश में जाती है, तो इसकी एक विशेषता है कि ये क्या करता है, ज्यादा प्रकाश में छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में विस्तारित हो जाती है। लेंस के बारे में बताया, उत्तल लेंस होता है, यहाँ ये लचीला होता है। इसके ऊपर क्या होती है, सिलरी मांसपेशियां होती हैं, जो इसको दबाने का काम करता है। फोकस दूरी बढ़ घट सकती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद क्या था, इसके बाद आपका सिलेरी मांसपेशियां, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पे आपका एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, साथ में कोराइड। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाती हैं। एक बार फिगर में सब कुछ मैं आपको फिर से दोबारा दिखा रहा, और आपको इस चीज को याद रखना है। यहाँ पे मैं इस चीज को इरेज कर दे रहा, और फिर क्या होगा, आपको ये समझ में सब कुछ आ गया होगा। मैं एक बार बस फिगर में आपको दिखाना चाहता हूं, तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार दोबारा से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिख के आपको दिखा दे रहा, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये आपका जो आगे वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका कॉर्निया। ये जो हुआ, यहीं पे ये जो ब्लैक कलर का आइरिस पाई जाएगी, आइरिस, साथ में आपका कह सकता हूं कि पुतली पाई जाएगी, प्यूपिल पाई जाएगी। इसके बाद क्या है, आपका लेंस है, जो कि कैसा है, उत्तल लेंस है। इसके बाद आपका ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या है आपका जलीय, कह सकता हूं कि जलीय द्रव है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, ये आपका सिलियरी मांसपेशियां है, सिलियरी मांसपेशी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज, ये आपको क्या दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कांच द्रव, काचाप द्रव, इस तरीके से कांच द्रव। अगला चीज ये प्रकाशिक सिरा, ऑप्टिकल नॉब्स, प्रकाशिक सिरा। इसके बाद ऊपर वाले को बोलते हैं दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कोराइड, पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, कोराइड। लास्ट वाले को हम कहते हैं रेटिना के नाम से हम लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको, अगर ये आपको चीजें समझ में आ गई, और जो मैंने आपको बातें बताई, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भी जाएगा कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, साथ में इसके भागों के वर्णन कीजिए, साथ में आप यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर जाओगे। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। कौन सा, मैंने आपको टॉपिक्स के थ्रू ये दिखाया था कि पहला हमें पढ़ना है मानव नेत्र। इसके बाद थोड़ा सा और भी हम चीजों को देखते हैं, ध्यान से इस चीज को ध्यान से देखिएगा। क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जैसे सारी चीजें इजिली वे में समझाने की कोशिश कर रहा, समझा रहा, सेम वैसे ये भी आपको समझा दूंगा।
मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब चीजें हमारे आंखों के पास आती है, जैसे हम कोई भी वस्तु है या फिर बहुत ज्यादा प्रकाश है, हम अपने उसको क्या किए, आंखों के पास लाए। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, आंखों के पास ला दिया, तो उससे क्या होगा, हमारी आंखों के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है, हमारी आंखों को ज्यादा ध्यान से उस चीज को देखना है, हमारे आंखों के ऊपर ज्यादा प्रेशर बन रहा है, ज्यादा इसके ऊपर पावर लग रही। तो होता क्या है, सिलियरी मांसपेशियां वहां पे, कह सकता हूं एक तरीके से, जो लेंस हमारा है उसको थोड़ा सा दबा देता है, और वो दबेगा तो चौड़ा हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो क्या बोल, तो यहाँ पे मैं एक और आपको क्लास जो लाइट वाली थी उसके बारे में आपको बता रहा, ध्यान दीजिएगा। पी है, यानी कि कह सकता हूं मैंने जो लेंस की क्षमता बताई थी 1/f बताया था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हम क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के पास लेके आएंगे, तो पास लेके आएंगे तो ज्यादा पावर लगेगी, यानी कि ये लेंस की पावर बढ़ जाती है। तो जब लेंस की पावर बढ़ जाएगी, यानी कि ये आपकी पावर बढ़ जाएगी, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेंस की पावर बढ़ेगी, सिलियरी मांसपेशिया उसको दबाएगा, लेंस का पावर बढ़ गया, तो वहां पे क्या फोकस दूरी कम नहीं होगा, होगा। आपको यहाँ पे क्या, मैं फिगर में फिर से उसी फिगर पे, ये फिगर की हमें बार बार जरूरत पड़ रही तो हम क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। देखिएगा एक और फिगर इसी में दिया था, इसके नीचे है वो नहीं नहीं एक ही फिगर है, मैं इसको थोड़ा सा अभी इरेज कर दे रहा, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो मैं इसको क्या कर रहा, इरेज कर दे रहा। ध्यान से देख लीजिए, इस चीज को इरेज कर दे रहा, आपको सारी चीजें समझ में तो पहले ही आ गई हैं। तो मैं क्या कह रहा आपसे, ध्यान से इस चीज को देख लीजिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा, फिर आपको परेशान नहीं होना कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर कैसे लिखना है उस चीज को तो देखेंगे। मैं क्या बोल रहा कि जब हम किसी चीजों को बहुत अपनी आंखों के पास लेके आएंगे तो हमारी आंखों को ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। आप फील करते होगे कि हमारे आंखों को ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। पड़ता क्यों है, क्योंकि ये जो हमारी सिलियरी मांसपेशियां ये इसको दबा देता है। तो जैसे इसको दबाएगा, जब वस्तु पास होगी तो ये जो लेंस आपका कुछ इस प्रकार से था, ये बड़ा होकर के क्या करेगा, ये बड़ा होकर के आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है, ऐसे आपका थोड़ा सा चौड़ा बन जाता है। अब जब इसको दबाया नहीं था तो इसका फोकस दूरी कुछ इतना था, लेकिन जैसे ही ये आपका चौड़ा होगा, यानी कि जैसे ही वस्तु पास आएगी ये दबाएगा, ये वाला पार्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी क्या डिक्रीज नहीं होगी, तो याद रखना इसकी फोकस दूरी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, जब ये रिलैक्स मोड में होगा तो कुछ इसी प्रकार से होगा, तो यहाँ पे यानी कि पावर कम लगेगी, तो फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी आपकी ज्यादा होगी, और यहाँ पे इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंस हमारा क्या कर रहा, लेंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि एक प्रकार से वो कह सकता हूं कि फोकस दूरी को कम कर रहा, फोकस दूरी को ज्यादा कर रहा। तो बस आंख के लेंस के द्वारा फोकस दूरी को कम करना या कम ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। ये दो होता है, कैसे, एक बार फोकस दूरी आपकी कम होगी, एक बार ज्यादा होगी। जब वस्तु पास आएगी तो फोकस दूरी कह सकता हूं कि कम हो जाएगी, क्योंकि लेंस हमारा बड़ा हो जाता है, और जब ये हमारा रिलैक्स मोड में होगा तो ये फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि आंख की लेंस की मोटाई, यहाँ पे मैं अब आपको समझा रहा, बोला कि आंख के लेंस की मोटाई को सिलेरी मांसपेशियां द्वारा बदलकर विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। थोड़ा सा है डिफिकल्ट ये लैंग्वेज, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा, आपको अलग से लिख के दिखा दे रहा। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप दूसरी चीजें याद रखिए। क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब वस्तु को आंख के पास या दूर रखते हैं तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा लेंस के फोकस दूरी को कम, ये गलत हो गया, मैं यहाँ पे कम लिख दे रहा, कम या
ज्यादा करने की क्षमता को, ज्यादा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में थी तो मैंने इसको यहाँ पे अलग से लिख लिया। आप इस चीज को लिख दोगे, ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि जब वस्तु को आंख के पास या दूर रखते हैं तो सिलेरी मांसपेशियां द्वारा लेंस के फोकस दूरी को क्या होता है, कम या ज्यादा कर दिया जाता है, या फिर कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। ये वाला आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं, आपको मैंने वो समझा दिया। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से, मैंने आपको दो कंडीशन बताया कि जब वस्तु आपके पास होती है तो वहां पे क्या होता है, सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ती है, तो लेंस आपका कैसा होता है, मोटा हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो वहां पे क्या होगा, लेंस की अपवर्तन शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सही बनता है, इसीलिए पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। सिंपल सा, जब पास की वस्तु होंगी तो हमारी सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, वहां पे सिकुड़ने से क्या होगा, जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाती है। बस इतना याद रखना है। और ये प्रतिबिंब रेटिना पर सही बनता है, इसको आप याद रख सकते हो तो याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो है कि जब दूर हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे सिलेरी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है, अपवर्तन शक्ति कम हो जाती है, दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसीलिए दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। दोनों चीजें वही है, बस फोकस दूरी का कम होना, कम ज्यादा होना, इसकी जो क्षमता होती है यानी सिलेरी मांसपेशियों द्वारा सिकुड़ने और कह सकता हूँ सिकुड़ने या फिर लेंस के फोकस को कम करने या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है इसी को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। याद रखिए, ये आपसे पार्ट में आपसे पूछा जाता है तो इस चीज को याद रखिएगा। एक मैं थोड़ा सा इसका फिगर बना दे रहा हूं, उस चीज को आपको ध्यान देना है। क्या है, यहाँ पे दो फिगर बनते हैं। एक क्या होता है, एक ऐसा होगा जहां पे वस्तु क्या होगी आपकी दूर रखी जाएगी, कहां पे, अनंत पे। अब वस्तु दूर रखने, अनंत का मतलब क्या हुआ, अनंत का मतलब हमारी आंखें जितनी दूर देख सकती, ये नहीं कि अनंत ऐसा जगह जहां पे हमें वस्तुएं दिखाई ही नहीं दे। अनंत का मतलब हुआ ना कि एक ऐसा दूरी जहां से हमें क्या हुआ, वस्तु हमें दिखाई दे सकती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इमेज जल्दी से बना दे रहे हैं और फिर क्या होगा, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ छोटा सा, ये कुछ इस प्रकार से हुआ और आगे वाला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है इस प्रकार से। और यहाँ पे ये आपका लेंस हो जाता है। एक और ऐसा ही बना ले रहा कुछ इस तरीके से, ये गलत हो गया, मैं इसको फिर से बना रहा, ये कुछ इस तरीके से, और ये आगे वाला भाग उभरा हुआ है, यहाँ पे एक आपका लेंस हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक जो वस्तु आपकी कहाँ पे होगी, अनंत पे, कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिए, यहाँ से अनंत पे वस्तु रखी गई है, ये जब लेंस के थ्रू जाएगा तो यहाँ पे परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। एक और यहाँ पे रेखा जाती है कुछ इस प्रकार से, परावर्तित होकर अपवर्तित होकर इस प्रकार से मिल जाएगा। ये अनंत है, यहीं पे क्या है, वस्तु आपकी रखी गई है। जब क्या होता है, जब आपका वस्तु निकट बिंदु पे हो तो कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ इस पे मिल जाती है, और दूसरा फिर इसी से निकलेगा कुछ इस तरीके से, इसमें जाएगा और इस प्रकार से मिल जाता है। ये क्या है, ये वाली जो निकट बिंदु जो होता है ये होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी चीज को हम 25 सेंटीमीटर पे रख के देख रहे हैं तो वो क्या होगा, हमें स्पष्ट दिखाई देगा। अगर हम इससे ज्यादा पास करेंगे तो हमें चीजें थोड़ी सी धुंधली दिखने लगती है। अगला सेम यहाँ पे वस्तु अनंत पे रखी गई है, तो ये आपको फिगर याद रखना है। आगे क्या है, आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु का मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पे किसी चीज को रखने के बाद हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, और उससे पास करने पे क्या होगा, हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगे। ऐसे बिंदु को हम लोग निकट बिंदु के नाम से जानते हैं। ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, इस चीज को मैंने आपको पहले ही बता दिया। और दूर बिंदु क्या होता है, एक ऐसा बिंदु जो कि क्या हो, जहां तक हमें चीजें स्पष्ट दिखाई दे उसको हम लोग दूर बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको अनंत माना गया है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में अगर हम देखें तो क्या होता है, हमें जितना दूर दिखाई दे वही क्या आपका अनंत है। तो इस चीज को याद रखना है। क्या लिखा है इसको देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। पहला बोला निकट बिंदु, बोला वह न्यूनतम दूरी जिस पर सामान्य मानव आंख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले उसको क्या बोलते हैं, निकट बिंदु के नाम से जानते हैं। सामान्य मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बार बार आपसे यही पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इससे कम दूरी पे होगी तो हमें चीजें क्या होंगी, धुंधली दिखाई देने लगी। यानी कि 25 सेंटीमीटर
या फिर कह सकता हूँ अनंत का मतलब जहां तक हमें दिखाई दे इसके बीच हो या इसके बराबर हो तो हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। उधर का तो हमें पता नहीं, लेकिन इधर अगर होगा तो इसको क्या होगा, चीजें हमें कैसी दिखने लगेंगी, धुंधली दिखने लगेगी। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे क्या बोला, यदि किताब को बहुत पास ला दिया जाए तो हमें अक्षर क्या होते हैं, धुंधले दिखने लगते हैं, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर से कम पे हो जाता है। आगे क्या है, बोला कि यहाँ पे दूर बिंदु का बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, वह न्यूनतम दूरी या वह अधिकतम दूरी जिस पर मानव आंख किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके उसको हम क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य मान इसका क्या होता है, अनंत होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद यहाँ पे बोला दृष्टि दोष क्या होता है। यहाँ जैसा कि आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अगर हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि हमारी आंखों के ऊपर कह सकता हूँ हमारे लेंस की जो फोकस दूरी होती है या तो वो बढ़ जाए, वो या तो वो कैसी हो, घट जाए। तो इस प्रकार हमारे आंखों में एक प्रकार से कह सकता हूँ कि दोष हो जाता है। दोष का मतलब हमें चीजें सही नहीं दिखाई देती, या तो दूर की सही नहीं दिखाई देगी या तो पास की चीजें सही नहीं दिखाई देती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि का मतलब क्या हुआ, हमारा नेत्र, हमारा आंख, तो इसीलिए इसको दोष बोलते हैं। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, मैं भी आपको आगे बता रहा, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं दृष्टि दोष कहते किसे। क्या बोला, जब मानव नेत्र किसी वस्तु को उसके सही स्थान पर रेटिना पर फोकस नहीं बना पाता, यानी फोकस नहीं कर पाता। एक चीज याद रखिए, जो इमेज है वो आपकी कहाँ बन रही, कुछ इस प्रकार से, ये हमारा नेत्र है और नेत्र के बाद आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, उभरा हुआ है। आपको यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा बना रहा, ये आपका उभरा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपका लेंस है। याद रखिए इमेज तभी सही बनती है जब यहाँ पे रेटिना के ऊपर आपका इमेज रियल और साथ में इन्वर्टेड बने। लेकिन अगर क्या होता है, मान लीजिए इमेज आपकी यहीं बनने लगे यहाँ पे, या तो इमेज जाके पीछे बनने लगे, यानी कि फोकस हमारा जो है यहाँ पे बनने लगे, यहाँ पे बनने लगे, तो इससे क्या होता है, हमारी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। बनना कहाँ चाहिए, हमारे यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो बोल रहा है कि जब मानव नेत्र में किसी वस्तु को उसके सही स्थान पर रेटिना फोकस नहीं कर पाता है तो वस्तु धुंधली या फिर गलत दिखाई देती है। इसी को हम दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तीन होते हैं, स्पेशली हम इसमें दो पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको तीनों पढ़ाएंगे। कौन कौन सा, ध्यान से देख लीजिए। पहला है आपका कौन सा, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा क्या लिख रहा हूं पीछे, अभी आगे आपको यही पढ़ना, निकट दृष्टि दोष और साथ में दूर दृष्टि दोष। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने से पहले दूर दृष्टि दोष, यानी कि सॉरी, इसमें दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आगे क्या बोला है यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष। सिंपल सा है, नाम जैसा है वैसे ही इसको याद रखना है कि हमें क्या होता है, इसमें निकट का मतलब होता है पास, यानी कि हाँ ऐसा दोष जिसके अंदर क्या हो, हमें पास की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें हमें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, बोला कि आंखों का लेंस ज्यादा मोटा हो जाता है या नेत्र गोलक कैसा होता है, लंबा हो जाता है। इससे दूर की वस्तुएं प्रतिबिंब की क्या होती है, आगे बढ़ने लगती हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा इमेज को आपको बना करके दिखा दे रहा हूं, इसके बाद क्या होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि इससे दूर की वस्तु प्रतिबिंब के आगे, रेटिना के आगे बनने लगती हैं, कुछ इस प्रकार से। मैं इमेज बना रहा और आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या हुआ हमारा, कह सकता हूं यहाँ पे नेत्र गोलक हो गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है आपका, नेत्र गोलक हो गया इस तरीके से। ये बीच में क्या हुआ, ये वाला भाग उठा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्या आपका एक लेंस लगा होता है और हमें पता है कि यहाँ पे आपका रेटिना उपलब्ध है। और क्या होता है, जब हम यहाँ से चीजों को देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज आपका कहाँ रखा गया है, अनंत पे रखा गया है, तो हमें कहाँ ये बनता है, याद रखिएगा। पहली स्थिति में मैंने आपको यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इस वाले फिगर में कि जो चीजें होती हैं हमें रेटिना पे बननी, ये दोनों जो लाइन क्रॉस हो रही है ये रेटिना पे होती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में ये क्या होने लगता है, ये रेटिना के पहले ही एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। किस तरीके से, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से आपको ऐसे जाएंगे और एक और मैं यहाँ पे लाइन क्रॉस करवा रहा, एक और किरण जा रही कुछ इस तरीके से, और जैसे ही ये जाएगा ये इसको क्या करता है, रेटिना पर काटने से पहले ये क्या करता है, यहीं पे एक दूसरे को कट कर देता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो होता क्या है, ये पहले ही यहाँ पे कट करने लगा, यानी कि जो इमेज होती है फोकस क्या हुआ, कुछ इधर ही बनने लगा,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका एक दोष आता है, दोष हो जाता है आंखों के अंदर, जिसको हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो क्या बोला, आंखों का लेंस ज्यादा मोटा हो जाता है। और कब होता है, जब हम चीजों को पास रख के देखते हैं, तो हमें पास की चीजें तो क्लियर दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। तो इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ होता है, रेटिना के आगे बनने लगता है। और निवारण इसका क्या, जब हम इसके अंदर अवतल लेंस को लगा लेते हैं, तो ये अवतल लेंस क्या करता है, आपने पढ़ा था अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग के नाम से मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अवतल लेंस होता है, यानी कि जो अवतल लेंस होगा वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, जबकि उत्तल लेंस आपको प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिला देता है, जिसको हम लोग अभिसारी के नाम से, मैंने आपको बोला था कि ये लाइट चैप्टर का है और आपको ये ह्यूमन आई में हेल्प करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक बीच में हम क्या करेंगे, एक कह सकता हूं कि एक तरीके से एक अवतल लेंस लगा देंगे, जिसके बाद क्या होगा, आपका जो इमेज है वो पूरी तरीके से रेटिना के ऊपर बनने लगता है। कैसे होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे एक छोटा सा बना करके आपको समझा दे रहा, जिससे क्या होगा, ये आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेते हैं। और फिर यहाँ ये कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस को रख देते हैं। किस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम जैसे ही यहाँ पे रख देंगे, अब क्या होगा, आपकी प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से जैसे ही यहाँ पे गुजरेंगी, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जैसे ही जाएंगी, इससे टकराएंगे, टकराने के बाद ये आगे बढ़ेंगी और फिर इससे मिल करके ये यहाँ पे चली जाती हैं। यहाँ पे इस तरीके से जाएंगी, इससे टकराने के बाद इस प्रकार से मिल जाएंगे, कहाँ पे, रेटिना पे। और होता क्या है, यहाँ से एक आपका फोकस बनने लगता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि फोकस कहाँ बनता है इसका, मैंने आपको इस चीज को कह सकता हूँ कि जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि अवतल दर्पण का फोकस किस प्रकार से बनता है। तो ये इस तरीके से बनेगा और आपको चीजें क्या होती है, जो यहाँ पे दिख रही थी वो आपका रेटिना पे दिखने लगता है। इससे क्या होगा, हमें ये हमारी आंखों के दोष को खत्म कर देता है। कौन, अवतल लेंस। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पहले ही करा चुका हूं कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस क्या करता है, खत्म करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद क्या बोल रहा, ये मैंने आपको फिगर बना करके दिखा दिया, तो आपको क्या याद रखना है। और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है और साथ में इसका निवारण क्या है, इस चीज को याद रखिएगा। सेम ऐसे ही हमें दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। यही कुछ ऐसे 2-3 टॉपिक है, थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लेंगे, बाकी पीछे की जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, मैं उसको समझा दूंगा और वो आपको जो लिखा हुआ होगा उसे पढ़ के आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, आंसर को लिख सकते हो। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की चीजें साफ दिखाई दे लेकिन पास की चीजें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे, ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा दोष जिसमें हमें दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की चीजें हमें क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है मैं इसको पढ़ के बता रहा, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दूरदृष्टि दोष वह स्थिति होती है जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, नहीं देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं सामान्य रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को पढ़ने लिखने, मोबाइल चलाने, इन सब में दिक्कत होती है। साथ में ऐसे दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर हमारा जो निकट बिंदु वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि नेत्र लेंस का सामान्य रूप से अधिक पतला हो जाना, वहां पे चौड़ा हो रहा था, यहाँ पे आपको याद रखना है पतला हो जाता है। और दूसरा, नेत्र गोलक का सामान्य रूप से वहां पे बड़ा हो रहा था तो यहाँ पे छोटा हो जाता है। इन दोनों स्थितियों में आंख के पास की वस्तुएं स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देती हैं और ये जो 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही थी वो क्या करती हैं, पीछे काटने लगती है रेटिना के। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ध्यान से इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। और क्या होता है, बोला जब आंख पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रकाश की किरणें रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना के पीछे फोकस हो जाते हैं, इस वजह से वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, चश्मा से ठीक किया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा इसका फिगर बना दे रहा और फिगर से क्या होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे और भी इसकी चीज आगे जरा दूरदर्शिता के बारे में तीसरा पार्ट लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बना करके दिखा दे रहा हूं। मैंने 2 फिगर आपको आगे बनाया था। क्या, सबसे पहले मैंने जब आपको बताया तो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका नेत्र गोलक हो जाता है और ये थोड़ा सा आगे और इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग कर्व की तरह घुमा लेते हैं। यहाँ पे एक आपका लेंस हो गया
और होता क्या है, जब चीजें 25 सेंटीमीटर यानी कि कह सकता हूँ निकट बिंदु पे कुछ इस प्रकार से मैंने बताया कि यहाँ पे अगर वस्तु रखी गई है तो ये इस तरीके से जाती हैं और जाते यहाँ टकरा करके इस प्रकार से बन जाती है, और फिर यहाँ से एक रेखा जाएगी, किरण जाएगी, फिर ये टकराने के बाद इस प्रकार से बन जाती है। यहाँ पे दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूरदृष्टि दोष का जब हमें यहाँ पे हमें दूरदृष्टि दोष की स्थिति बन जाती है तो वहां पे होता क्या है, मैं आपको उसका भी फिगर बना करके दिखा दे रहा कुछ इस तरीके से। ये नेत्र गोलक हो गया और यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट कुछ इस तरह, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए जल्दी से बना दे रहा। तो होता क्या है, यहाँ पे एक आपका लेंस लग जाता है, और लेंस लगा क्या, और लेंस तो होता ही है। ये जब ये प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से जाती है, यहाँ से मूव करेंगी इस तरीके से 25 सेंटीमीटर से, तो ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को पीछे कट करने लगती हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से पीछे कट करने, यहाँ काटने की बजाय ये पीछे कट करने लगती हैं। यहाँ पे ये आपका इमेज बनने लगता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके बीच हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। पीछे बनता है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस जैसे यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, इसका जो फोकस बनने लगता है ये कुछ इस प्रकार से पीछे बनने लगता है यहाँ पे, ये इस तरीके से, और ये प्रकाश की किरणों को फैला करके क्या करता है, इसको ये जो पीछे बन रहा है इसको यहाँ पे कट करने लगता है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो ये आपको फिगर आप एग्जाम में बना दीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो दूरदृष्टि दोष है इसको भी मैंने आपको समझा दिया। जरा दृष्टि दोष भी है, ये इजी सा है। ये क्या होता है, ज्यादातर वृद्धों में होता है, यानी कि बूढ़े लोगों में। तो होता क्या है, थोड़ा सा एज बढ़ने के बाद क्या होती है, मांसपेशियां उनकी कैसी होती है, वो आपकी कमजोर पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो वो दबाव, उन्हें क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखाई देने लगती हैं, इसी से दूरदृष्टि दोष होता है। तो इन चीजों को मैं आपको पढ़ के बता दे रहा, ये आपके लिए देख लीजिए। जब आप जिंदगी के कई वर्षों बाद अचानक पास की चीजों को धुंधले दिखने लगे तो क्या होता है, यह प्रेस बायोपिया हो सकता है, जरा दूरदर्शिता का नाम है। बोला कि उम्र के साथ सिलेरी मांसपेशिया की क्षमता कम हो जाने से लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। शुरुआत में इसे हल्का महसूस किया जाता है, जैसे कि हमें पढ़ना, और ये क्या होता है 40 से 45 वर्ष में होता है। सुधार अक्सर के लिए हम क्या करते हैं, लो पावर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। याद रखिए, बस अवतल का उपयोग निकट के लिए करते हैं, बाकी उत्तल करते हैं। लक्षण क्या होते हैं, हल्की चीजें हमें धुंधली दिखाई देने लगती है, पढ़ते वक्त आंख जल्दी थकने लगती है, सिर दर्द होता है, मोबाइल से थोड़ा दूर रखकर पढ़ना सहज लगना, ये सारी चीजें उत्तल लेंस के लिए डॉक्टर हमें कहता है। तो यहाँ पे आपको दृष्टि दोष के बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर समझा दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा क्या टॉपिक था आपका, दृष्टि दोष का निवारण। अब ये जो 4 टॉपिक है ये बहुत हल्के हैं, मतलब हल्के का मतलब इजी है, मैं इनको जल्दी जल्दी अब आपको समझा देता हूँ। तो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ तक मैंने दोष के बारे में बता दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और प्रिज्म के बारे में पढ़ के क्या करेंगे, प्रिज्म के अंदर अपवर्तन को पढ़ेंगे, फिर वर्ड विक्षेपण, साथ में फिर आपका धीरे धीरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रिज्म होता कैसा है, एक आपको यहाँ पे मैं आपको प्रिज्म बना करके दिखा दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका एक क्या हो गया, प्रिज्म हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये आपका एक प्रिज्म हो गया कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे जो एंगल होता है, इसको एंगल हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो जाता है, ये आपका सी हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो प्रिज्म क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें किसी कोण पर झुके 2 समतल होते हैं। ये एक कोण है ना, इस पे 2 चीजें, 2 रेखाएं झुकी हो, उसी को बोल रहा, के बीच पृष्ठों के बीच स्थित होता है। इन पृष्ठों का अपवर्तक पृष्ठ, इनके बीच के कोणों को अपवर्तक कोण कहते हैं। इनके बीच का ये जो कोण है इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक का मतलब जब प्रकाश की किरणें इस पे आएंगी, टकराएंगी, कुछ इस तरीके से चली जाते हैं, उसी को बोला अपवर्तक पृष्ठ। तो ये अपवर्तक पृष्ठ ये भी है, ये भी है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जैसे जो मैंने अपवर्तन के टाइम बताया था कि वायु है, जल का पृष्ठ कैसा था, अपवर्तन कराता था ना, वैसे ही इसको अपवर्तक पृष्ठ बोला। इनके बीच ये जो है, कह सकता हूं, ये जो आपको एंगल दिख रहा ये कैसा है, इसको हम लोग अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 2D फिगर है, 3D के फॉर्म में आपने प्रिज्म को देखा होगा। और दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं। अब याद रखिए अपवर्तक कोण किसे कहते हैं, बस प्रिज्म के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिज्म में अपवर्तन किस प्रकार से होता है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से फोकस होकर के देखिएगा। इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर मैं आपको समझा दूंगा, पहले इस चीज को देख लीजिए। हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कोई चीज रख देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश
जाता है। तो एक चीज, ये बाहर आपका वायु माध्यम है, ये कैसा होता है, कांच का होता है। तो आप देख रहे हो ये विरल से है सघन माध्यम, विरल से कैसा है, सघन माध्यम। और आपको पता है विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन का काम करते हैं, साथ में वो अभिलंब की तरफ आपका झुक जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या निकाल ले रहा, ए बी को आपको कुछ इस प्रकार से मान ले रहा, ये जो आपको क्या दिख रहा, ये ए बी है। तो यहाँ पे एक आपका क्या होगा, मान लीजिए एक अभिलंब कुछ इस तरीके से होगा, अभिलंब होगा। आपको पता है ये वाला पार्ट क्या है, वायु वाला है, और ये वाला क्या है, कांच का है। और कांच वाला पार्ट आपको इस फिगर में कहां दिख रहा है, ये बीच में, ये कैसा है, वायु वाला। जैसे ही प्रकाश की किरणें क्या होंगी, यहां से मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब आपकी प्रकाश की किरणें यहां से जाएंगी कुछ इस प्रकार से, अब आपको पता है इसी, ये वाला मैं ए बी वाला पार्ट मान ले रहा, तो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आती हैं तो एक यहाँ पे क्या होता है, अभिलंब बनता है। ये आप इसको इमेजिन कीजिए, ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से, तो इसका अभिलंब कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका अभिलंब हम कैसे बनाते हैं, इस चीज को याद रखिए। अब ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो अभिलंब होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिख जाएगा। जैसे ये यहाँ पे सीधा है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ए बी को ये क्रॉस कर रहा 90 डिग्री पे, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है। मैं थोड़ा सा इसको और सीधा बना दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा होगा, ये आपका अभिलंब हो गया। अब ये अभिलंब है, तो आपको पता है जैसे ही प्रकाश की किरण जाएगी अभिलंब की तरफ क्या होती है, ये वाली प्रकाश की किरण गई इधर आपकी झुक जाती है। क्यों, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो सेम, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के अंदर एंटर की, ये व्हाइट वाली, यहाँ पे ये क्या होगा, अभिलंब, ये अभिलंब दिख रहा, तो अभिलंब की तरफ ये क्या होता है, झुक जाता है। आपको समझ में आया कि ये क्या हुआ, अभिलंब की तरफ आपका झुक गया। क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ये पीछे वाला पार्ट इरेज कर दे रहा, फिर आपको आगे की चीजें समझा रहा। अब आप एक और चीज नोटिस कर रहे होगे, क्या, अब यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो एंटर कर चुका है आपका किसके अंदर, कह सकता हूं कि एंटर कर चुका है वो आपका सघन माध्यम में। फिर उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा। अगर ये प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ पे आपको ये अभिलंब दिखेगा, और ये वाला पार्ट मान लीजिए कांच है यानी कि सघन है, और ये वाला कैसा, विरल यानी कि वायु है। तो जब प्रकाश की किरण कांच से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से कैसी होगी, दूर हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बना रहा, AC बना रहा, कुछ इस प्रकार से AC, और ये अभिलंब है तो ये AC हो गया। तो इस पे कैसा बनेगा आपका अभिलंब, एक तरीके से आप बताइए। यहाँ पे जो अभिलंब बनता है वो कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री पे, तो याद रखिए जो हमारा अभिलंब बनेगा कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये मैं ये लाइन क्यों डॉट डॉट करके बना रहा, ये इसलिए बना रहा कि ये भी परावर्तक पृष्ठ है, कुछ इस तरीके से ए बी पहले बता दिया, फिर इसके बाद AC बता दिया, तो इस पे अभिलंब तो बनेगा ना 90 डिग्री का, तो वही मैंने आपको यहाँ पे बना करके दिखा दिया। तो अब ये क्या है, अभिलंब हो गया, यहाँ पे एंटर की, तो ये अभिलंब की तरफ तो झुकेगा नहीं, इधर तो जाएगा नहीं, ये दूर हटेगा, तो वही क्या होता है यहाँ पे, ये दूर हट जाता है कुछ इस तरीके से। ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये अभिलंब से दूर की तरफ हट जाता है। कैसे, यहाँ पे मैं अलग से बना करके दिखा दे रहा, ध्यान से देख लीजिए, ये अभिलंब से आपका दूर की तरफ हट जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाता है। मैं इसका क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, इस चीज को मैं बोल देता हूँ, ये वाला PQ है, ये वाला जो यहाँ पे जो मिल रहा इसको मैं Q नाम दे दे रहा, क्या दे दे रहा, Q, यानी ये जो आपतित किरण है इसको मैं Q के नाम से दे दे रहा। और ये वाली जो लाइन यहाँ पे फिर से ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से बाहर निकल जाती है, तो इस वाले पॉइंट को मैं R दे रहा, और इसको मैं क्या दे दे रहा, इस वाले पॉइंट को S के नाम से दे दे रहा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक और चीज आपने पढ़ा था, आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनता है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका इसके बीच आपका आपतन कोण बन गया एंगल I, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपका आपतन कोण क्या बन गया, ये इस तरीके से एंगल I, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अब हम क्या करते हैं, ये जो सबसे पहले प्रकाश की किरण PQ गई, परावर्तक पृष्ठ AB से टकराई,
और ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है और ये सीधे समांतर गति कर गई। इसके बाद ये क्या होती है, विरल मतलब कांच के अंदर से बाहर प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है और प्रकाश किरण आरएस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब आपको एक चीज याद रखना है कि इसी को अगर इस वाली आपतित किरण जो है इसको मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दूं और यहाँ पे आरएस को आगे बढ़ा दूं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एंगल बन रहा। इस एंगल को हम लोग कहते हैं विचलन कोण कहते हैं या अल्पतम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसको हम कुछ इस प्रकार से डेल्टा करके बनाते हैं। इसको हम लोग विचलन कोण और बनाते कैसे हैं, डेल्टा। इसको हम लोग विचलन कोण के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई। मैं एक बार इसका फिर से फिगर बना दूं या फिर इससे तो समझ में आ ही जा रहा। सबसे पहले प्रकाश किरण पी क्यू से, प्रकाश स्रोत पी क्यू से निकलती है, परावर्तक पृष्ठ ए बी से टकराती है, इसके बाद ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है और क्यू आर हो जाती है। फिर क्यू आर क्या करती है, परावर्तक पृष्ठ एसी से निकलती है, इसके बाद ये आर एस के फॉर्म में चली जाती है और यहाँ पे जो अपवर्तन आपतित किरण थी, परावर्तित किरण थी, इसको मैंने आगे तक जब बढ़ाया तो एक एंगल मिला जिसको हम लोग विचलन कोण के नाम से जानते हैं। ए को याद रखिए, ये आपका क्या है, ये आपका अपवर्तक कोण है। दो पृष्ठ कितने पे झुके हुए इस चीज को आपको याद रखना है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। क्या लिखा है ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा। बोला कि एबीसी कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, कोण बीएसी यानी कि जो बीच वाला एंगल है वो कैसा है, अपवर्तक कोण इसको बोल रहा, तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एएनजी के फॉर्म में इस तरीके से हम लिखते हैं। इस चीज को आपको पता है। माना कि आपतित किरण पी क्यू प्रिज्म के पृष्ठ ए बी के बिंदु क्यू पर गिरती है। इस पृष्ठ पर किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे कह सकता हूं कि आई होगा, खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्यू आर की दिशा में चली जाती है। किरण क्यू आर पृष्ठ ए सी पर अपवर्तन के पश्चात आर पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटकर आर एस की दिशा में चली जाती है। जो मैंने आपको यहाँ पे बना करके दिखाया उसी चीज को ये बता रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे क्या बोला, प्रिज्म में पी क्यू दिशा में आने वाली किरण को आर एस की दिशा में विचलित कर देता है। और आगे क्या बोला, इस प्रकार वह प्रकाश की दिशा में विचलन करता है, डेविएशन करता है, उत्पन्न कर देता है। आपतित किरण पी क्यू को आगे बढ़ाते हैं, आर एस को पीछे बढ़ाते हैं। तो एक बिंदु होता है जिसको क्या करता है, ये डी पे काटता है। ये जो बिंदु है मैं इसको डी मान ले रहा, यहीं पे ये एक दूसरे को कट करता है और कट करने इन दोनों किरणों के बीच एक कोण बनता है, वो डेल्टा होगा। यहाँ पे 8 बना दिया है, इसको आप लोग डेल्टा याद रखिएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण के नाम से जानते हैं। यानी कि जो चीजें मैंने आपको बताई वही बस आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। आगे ये जो है इसको बोला कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कैसे होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। देख लीजिएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा। यदि हम प्रिज्म पर गिरने वाले किरण को आपतन कोण को बढ़ाते जाए तो विचलन कोण ये डेल्टा का मान घटता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है, आपतन कोण को बढ़ाने पे विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज को ध्यान मत दीजिएगा। क्या बोला, एक और केवल विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण के नाम से जानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं PYQ यूज कराऊंगा, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको फिर से इस चीज को दोबारा पढ़ा दूंगा। बोला यदि किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण कैसा हो, A हो, और किसी रंग विशेष के लिए अल्पतम विचलन कोण क्या हो, यहाँ पे डेल्टा हो, तो उसके लिए प्रकाश के लिए किसी रंग के प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक क्या होगा। तो इस चीज को याद रखिए, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं आपको सवाल लगवाऊंगा। साइन यहाँ पे A प्लस यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे M लिख सकते हो, जो कि क्या होगा, विचलन कोण हो जाएगा। और यहाँ पे अपान का 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन A/2। A क्या है, A आपका यहाँ पे जो अपवर्तक कोण मैंने प्रिज्म के अंदर यहाँ पे बनाया था वही है। और कह सकता हूँ ये जो डेल्टा क्या है, डेल्टा आपका अल्पतम विचलन कोण है। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं इस पे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको बोला प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बस बना के दिखा दूंगा, इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक प्रिज्म हम यहाँ पे लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें जैसे ही जाएंगे, आपको पता है प्रकाश की किरणें कैसे होंगी, श्वेत होंगी। जैसे ये प्रिज्म के अंदर टकराता है ये 7 रंगों में आपका विभाजित हो जाता है। तो याद रखिएगा कितने, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, जिसको हम लोग
विबग्योर, इस तरीके से याद रखना है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा बन गया, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग वर्ड विक्षेपण के नाम से जानते हैं। ये प्रिज्म है, सारी चीजें लिखी गई हैं, हम इस चीज को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हाँ, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। जैसा कि आपने प्रिज्म देखा, यदि किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की हो तो झुकने के साथ साथ विभिन्न कलरों में वो क्या होती है, रंगों में विभाजित हो जाती है। सिंपल सा वर्ड विक्षेपण का मतलब ही होता है इस फैल जाना। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्ड क्रम अथवा स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ड नहीं, यहाँ पे वर्ड विक्षेपण के नाम से जानते हैं। बोला कि 1866 में आइजक न्यूटन ने इस चीज को देखा था और उन्होंने बताया था रंगीन पट्टी बन जाती है किसी पर्दे पे, ये सारी चीजें उन्होंने प्रैक्टिकली किया था। तो वर्ड विक्षेपण आपको इजी है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया कौन सा कलर है, यहाँ पे सारी चीजें आपको लिखा गया है। विबग्योर में वायलेट हो गया, जिसको बैगनी, इंडिगो हो गया जामुनी, और ब्लू क्या हो गया, नीला, ग्रीन हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नारंगी ओ से, यहाँ से आर से रेड हो जाएगा। विबग्योर से याद करते हैं, याद उम्मीद करता हूं ये याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यहां से सारी चीजें नोट में है, क्यों, यहां से सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। बोला बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंग दैर्घ्य का मतलब फैलाव, और लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि लाल देख रहे थे आप, जो रेड कलर था वो बिल्कुल ज्यादा फैला हुआ था। इसके बाद बोला इसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बैगनी की वो सबसे अधिक, लाल की सबसे कम। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, मैंने लाइट चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये क्या बोला, प्रिज्म द्वारा वर्ड विक्षेपण का कारण क्यों है, क्योंकि अपवर्तनांक सबका अलग होगा। जितनी भी प्रकाश की, जो मान लीजिए श्वेत प्रकाश जाता है उसमें जितने भी अलग अलग प्रकार के रंग थे, सबके अपवर्तनांक अपने अलग अलग थे, सबके तरंग दैर्घ्य अलग थे, सबकी चाल अलग थी, तो इसीलिए ऐसा विक्षेपण होता है। वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी, इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद क्या बोला, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत इजी सा टॉपिक है। जैसे कि ये जो आपका पता है कि आपको ये जो वायुमंडल है उसमें कई प्रकार की धूल की कड़े बैठी हुई हैं। तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो क्या होती है, उन कणों से टकरा जाती हैं और वो किरणें फैल जाती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें धूल कणों से टकराई, वो अपनी मार्ग से विचलित हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसमें क्या बोला कि सुबह शाम में सूर्य का कलर जो होता है इस पे इफेक्ट पड़ता है। आइए इस चीज को हम पढ़ के इस चीज को भी खत्म कर लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन बोला, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ऐसी घटना होती है जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चल के आती वायुमंडल की धूल कणों से टकराती हैं, यानी सूक्ष्म कणों से, तो सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, जिससे अपने पथ में विचलित हो जाती हैं। ये क्या, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। या आकाश के नीले रंग सुबह और शाम में सूर्य के लाल रंग जैसे प्राकृतिक प्रभावों का कारण है, जिसमें कम तरंग दैर्घ्य यानी नीला प्रकाश अधिक और लंबी तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश कम बिखरता है। इसी की वजह से ऐसा होता है। आइए आगे इस चीज को भी देख लेते हैं और फिर क्या होगा, आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ध्यान से देख लीजिए। बोला कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है और वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे कण नीले प्रकाश को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, जिससे आकाश कैसा होता है, नीला दिखाई देता है। और ये कैसा होता है, ये किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, याद रखिए। सूर्योदय और सूर्यास्त में लालिमा क्यों होती है, सुबह और शाम में सूर्य की किरणें वायुमंडल में लंबी दूरी तय करती हैं और नीला प्रकाश रास्ते में ही बिखर जाता है। केवल लाल और नारंगी प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है, सूर्य हमें लाल दिखता है। इंपॉर्टेंट है, किसके कारण होता है, याद रखिए, प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव में भी ऐसा ही होता है। धूल या कण जो होते हैं कोलाइडल कण, हमें क्या होता है, रेड कलर दिखाई देता है। यही सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। आगे क्या बोला, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, वही फिर इसका भी वही कारण है, प्रकीर्णन। बोला कि रात में खतरे का सिग्नल लाल का रंग लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि लाल प्रकाश कोहरे या धुएं से प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः वह दूर से देखने पर प्रकाश लाल रंग का ही दिखता है। यही कारण है कि रेलगाड़ी को रोकने के लिए झंडे, क्रिकेट की गेंद, ये सब कैसी होती है, लाल कलर की बनाई जाती है, क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए।
तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, छोटा सा ये भी टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिए, फिर एक और इंद्रधनुष को बता दूंगा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बोला वायुमंडलीय अपवर्तन वह घटना है जब पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरते समय प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंग मुड़ जाती है, क्योंकि हवा का तापमान और दबाव बदलने से उसका प्रकाशीय घनत्व बदलता है, जिससे प्रकाश की गति और दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी वजह से तारे टिमटिमाते हैं और सूर्योदय देर से पहले हमें दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से। याद रखिए कई सारी लेयर होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फियर, ऐसे मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, ये सारी चीजें उनका क्या होता है, अलग अलग उनका घनत्व होता है, अलग अलग आपका टेम्परेचर होता है। कभी आपने जियोग्राफी में ये चीजें, जब आप क्लास 8th में रहे होंगे या 7th में, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। वहां पे सबका डेंसिटी अलग होता है, सबका टेम्परेचर होता है, सबके अंदर कह सकता हूं एक तरीके से कि उसका प्रेशर भी अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, डेंसिटी अलग होती है, जिसके कारण कहते हैं प्रकाश की किरणें अलग अलग प्रकार से फैलती हैं। इसी वजह से उनके ऊपर क्या होता है, उनकी गति भी परिवर्तित हो जाती है, दिशा भी बदल जाती है। इसी को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से तारे आपका टिमटिमाते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ये मानव नेत्र मैंने बता दिया, एक टॉपिक है इंद्रधनुष, इस चीज को देख लीजिए, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बोला कि इंद्रधनुष क्या होता है, ये एक प्राकृतिक घटना है, आपने ये फिगर देखा होगा ऐसा। बोला कि सूर्य के प्रकाश का, जैसे कि बारिश हुई होती है, वायुमंडल में पानी की बूंदें होती है, जैसे ही प्रकाश उसके अंदर एंटर होता है, वो क्या होता है, सारे कलर में विभाजित हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको कह सकता हूँ वायु से, मतलब कि कह सकता हूँ विरल से सघन माध्यम में जाता है, क्योंकि बूंदे जो है पानी की है तो सघन माध्यम होगा, इसी वजह से ऐसा होता है। बोला कि इस पानी की बूंदों में अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, यानी यहाँ पे 3 चीजें होती है। एक होता है अपवर्तन, जैसे ही उसके अंदर एंटर किया, परावर्तन का मतलब चारों तरफ फैल जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना, और विक्षेपण का मतलब जब सारे रंग क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे आकाश में 7 रंग हमें दिखाई देने लगते हैं, और ये इस तरीके से बन जाता है। बारिश के बाद सूरज की, ये सारी चीजें मैंने आपको जो बता दी, वही क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इंद्रधनुष के बारे में तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये अपवर्तन के कारण होता है, आंतरिक परावर्तन, साथ में विक्षेपण के कारण। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर आपका छोटा था, इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, और यहाँ पे सारा जो भी आपका टॉपिक था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और इस पे जो न्यूमेरिकल है, उसको न्यूमेरिकल साथ में PYQs मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके लिए आपका जो एक चैप्टर बचा है हमारा पर्यावरण, उसको भी मैं आपको जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, और ये साइंस पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल से जुड़िए, जिसके माध्यम से मैं क्या करूंगा, आपके लिए सारी चीजों को इजी वे में बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करूं, जिससे आपके बोर्ड में आपको हेल्प मिल सके। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं या जो भी पढ़ने वाले हैं, सबकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। धन्यवाद।